नमस्कार। आज हम लोग फिर से हमारी जो धन योग की सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे सिंह लग्न के जातकों के बारे में, लियो असेंडेंट के बारे में। इससे पहले हम लोग जो हमारा फर्स्ट मेष लग्न से लेके चौथा जो है कर्क लग्न, उस पे हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, वहाँ हम लोग डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आप लोग ये समझ जाएंगे खुद से कि आपके चार्ट में वो कौन से कॉम्बिनेशन है जो कि धन योग की तरफ इशारा करता है। मैंने वीडियो को बेसिकली आप देखेंगे 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है मैंने वीडियो को, जहाँ पहले हम बात करेंगे हाउसेस के बारे में, भावों के बारे में कि कौन से भाव रेस्पॉन्सिबल है। सेकंड हम बात करेंगे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन कि ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से अलाइन हो कि वो धन योग का संकेत देता हो। थर्ड वन हम बात करेंगे प्लैनेट की स्थिति के बारे में कि ग्रहों की स्थिति कैसी है आपके चार्ट में, वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, फास्ट है या वक्री ग्रह है। चौथा हम टाइमिंग ऑफ इवेंट की बात करेंगे कि कब जो धन योग बन रहे हैं हमारे चार्ट में उनके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। एंड द लास्ट वन हम बात करेंगे द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द इम्पॉर्टेंट वन, लग्न और कार्मिक एक्सेस के बारे में। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये आप बेसिक कुंडली देख रहे हैं, ये लग्न चार्ट है, D1 चार्ट है सिंह लग्न की। यहाँ सेंटर में अगर कहीं भी किसी के भी कुंडली में अगर 5 नंबर लिखा है, ये डिनोट करता है कि ये सिंह लग्न की कुंडली है। हम सब लोग जानते हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 भाव में आपको अलग अलग नंबर्स लिखे हुए मिलेंगे। 12 नंबर्स होंगे 1 से 12 तक। वो हर एक नंबर एक पर्टिकुलर राशि को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि 5 नंबर है वो लियो साइन है और वो सिंह राशि को रिप्रेजेंट करता है। और हर एक राशि के कोई ना कोई अधिपति रूलर जरूर होते हैं जो उस राशि को गवर्न करते हैं। तो सिंह राशि को कौन गवर्न करते हैं? सूर्य देव। यहाँ 3 नंबर लिखा है, 3 थर्ड रिप्रेजेंट मिथुन राशि, उसे कौन गवर्न करता है? बुध ग्रह। जैसे एग्जाम्पल और देखिए 11 नंबर लिखा है यहाँ पे, तो ये कौन सी राशि है आपकी? कुंभ राशि, इसे कौन गवर्न करता है? शनिदेव। तो ये कुंडली आप बहुत आसानी से इजीली किसी भी फ्री ऐप के थ्रू, जहां आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डालेंगे, आपको आपका लग्न चार्ट, D1 चार्ट इजीली मिल जाएगा। यहाँ तक ये बात ठीक है? आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी। अब हम बात करेंगे टॉपिक्स के बारे में। उससे पहले हम समझते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से भाव है, हाउसेस है जो रेस्पॉन्सिव होते हैं धन योग के लिए। तो देखिए भाई, जो रेस्पॉन्सिबल आपका सेकंड हाउस, आपका 11th हाउस और आपका एक हम देते हैं 9th हाउस। बेसिकली ये 3 रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके अलावा भी कॉम्बिनेशन है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ धन योग के बारे में बात करूंगा, बाकी चीजों को हम डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे। सेकंड हाउस आपका ये है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है हमारी उम्र मृत्यु के नजदीक पहुंचती जाती है, इसलिए चीजों को यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज काउंट किया जाता है। तो हाँ, सेकंड हाउस आपका 6 नंबर की राशि लिखी है, 11th हाउस आपका 3 नंबर की राशि लिखी हुई है, 9th हाउस आपका 1 नंबर की राशि लिखी हुई है। कहने का मतलब है कि सेकंड हाउस जो होता है हमारे वो एसेट्स को दिखाता है, हमारी पेरेंटल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए सेकंड हाउस को हम लोग धन योग से जोड़ते हैं। 11वां भाव जो है कुंडली में वो हमारे इनकमिंग गेन्स, इनकमिंग प्रॉफिट, सोशल सर्कल से कितना हमें गेन मिलेगा, उसे हम लोग 11वें भाव से देखते हैं। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ फॉर्चून, ये धर्म स्थान भी है। हमारे धर्म हमारा आप कह लीजिए जो भाग्य है वो कितना सुदृढ़ है, कितना आपका साथ देगा, वो हम लोग 9th हाउस को देखते हैं। इसको हम लोग भाग्य स्थान भी कहते हैं और इस घर के जो मालिक होंगे वो आपके भाग्येश कहलाएंगे। तो बेसिकली ये 3 हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, फर्स्ट हमने बात करी कि कौन कौन से हाउसेस, कौन कौन से भाव रेस्पॉन्सिबल है धन योग के लिए। हम बात करते हैं कुछ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन की, ग्रहों की स्थिति कैसे बने। पहले चीज आप देखिए, यहाँ 3 नंबर लिखा है, ये मिथुन राशि, इसे रूल करते हैं आपके मरकरी, ME, मरकरी। वहीं हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड हाउस की, यहाँ 6 नंबर लिखा है कन्या राशि, इसे भी रूल करते हैं मरकरी। तो पहली बात क्या समझ में आती है हमें ये चीज समझ में आती है कि सिंह लग्न में जो आपके 11वें भाव के स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी दोनों ही बुध ग्रह हैं, तो मरकरी का आपकी बर्थ चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, स्पेशली वेल्थ को लेकर, स्पेशली वेल्थ को लेकर। 9th हाउस आपका यहाँ पर 1 नंबर की राशि लिखी है, मेष राशि, इसके स्वामी होते हैं आपके मंगल देव, मार्स। दो तो ये आपके भाव और एक आपका नवम भाव। अब क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जो वेल्थ को सिग्निफाई करता है?
पहला चीज देखिए आप लोग कि यदि मान लीजिए मरकरी अपने ही भाव में यहाँ बैठा हो या अपने ही भाव में यहाँ बैठा हो, ठीक है। अगर अब मैं ये नहीं कह सकता कि मरकरी यहाँ से यहाँ बैठ जाए तब भी भाव सेम ही रहेगा, क्योंकि सेकंड का लॉर्ड 11 में बैठे या 11 का लॉर्ड सेकंड में बैठे, बात एक ही यहाँ पे, क्योंकि दोनों जो है आपके सेकंड हाउस 11th हाउस दोनों को मरकरी रूल कर रहा है। तो बातें हम लोग भाग्य स्थान पे। एक्चुअल में क्या है, अगर हमें बहुत कम समय में एक्स्ट्रा वेल्थ जनरेट करनी होती है, जब भी हम कई बार देखते हैं ना कि ऐसा किसी पर्टिकुलर लोगों के चार्ट में होता है कि आप ऑब्जर्व करेंगे कि भाई उन्होंने बहुत कम एज में या बहुत कम समय में, नॉट द एज, कम समय में उन्होंने काफ़ी सारा वेल्थ अक्यूमुलेट कर लिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका जो भाग्य भाव है उसका बर्थ चार्ट में जो रोल है वो बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, यदि मंगल देव 11वें भाव में बैठ जाए मरकरी के साथ, मंगल देव यदि बैठ जाए दूसरे भाव में मरकरी के साथ, या मरकरी आकर बैठ जाए 9वें भाव में मंगल देव के साथ, तो ये एक वेल्थ योग, धन योग का निर्माण करता है। ये हमने देखा एक प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन। सेकंड ये है कि यदि आपके चार्ट में 9th और 10th हाउस, 9th हाउस के स्वामी मंगल देव, 10th के में आपके 2 नंबर लिखा है वृषभ राशि, इसे रूल करते हैं वीनस, शुक्रदेव। यदि 9th और 10th के स्वामी है, 9th हाउस धर्म भाव, 10th हाउस आपका कर्म भाव, धर्म और कर्म के अधिपति 9th और 10th हाउस के स्वामी लॉर्ड यदि दोनों एक साथ 11वें भाव में या दूसरे भाव में बैठ जाए, मतलब कि मान लीजिए कि शुक्र और मंगल दोनों यहाँ बैठ जाए, शुक्र और मंगल दोनों यहाँ बैठ जाए, तब भी ये वेल्थ योग का निर्माण करता है, तब भी ये वेल्थ योग का निर्माण करता है। बट इसी ध्यान रखिएगा, सेकंड हाउस में शुक्र यहाँ पे नीच के होंगे, शुक्र यहाँ पे नीच के होंगे, बट ध्यान रखना मैं सिर्फ वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, सिर्फ फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। शुक्र यहाँ पे नीच के होंगे, उसकी वजह से जो बाकी दिक्कतें होंगी मैं उस पार्ट को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस वाले पार्ट को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसी का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये आपके कुछ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन हो गए जिससे हम लोग जज करते हैं कि हमारे चार्ट में या सिंह लग्न में कितने प्रकार के धन योग बनते हैं। हम आगे और बात करेंगे कुछ और पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की। अब मैं आता हूँ थर्ड पार्ट में, प्लैनेट के स्टेटस को लेकर। हमने बेसिकली इसको 3 तरह से कैटेगराइज किया है, मान लीजिए। तो 3 कैटेगरी इस प्रकार से है, एक तो आपके चार्ट में प्लैनेट स्लो मूविंग होगा, एक आपके चार्ट में फास्ट मूविंग होगा, एक हम कह सकते हैं रेट्रोग्रेड या वक्री ग्रह, रेट्रोग्रेड या वक्री ग्रह। क्या मतलब, देखिए इसको, सैटर्न और जो आपके जुपिटर हैं, 2 ग्रह, ये दोनों आपके आते हैं स्लो मूविंग कैटेगरी में। वहीं जो हम फास्ट मूविंग प्लैनेट्स की बात करें तो इनके अलावा जो बाकी प्लैनेट्स आप कह लीजिए, चाहे वो आपके मरकरी हो, चाहे वो सन हो, चाहे वीनस हो, चाहे मार्स हो, वो सारे के सारे आपके फास्ट मूविंग प्लैनेट है। क्या मतलब है इसका, देखिए स्लो मूविंग से मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहते हैं, तो ये एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। जुपिटर वहीं एक राशि में लगभग 1 साल तक रहता है, तो ये दोनों प्लैनेट्स क्या है, ये स्लो मूविंग प्लैनेट है। वही अगर हम इनकी बात करें, मरकरी, वीनस, सन, ये जो प्लैनेट है हमारे, ये आपके किस प्रकार के हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट है। मतलब कि ये एक राशि में जितना ये दोनों प्लैनेट रुकते हैं, रहते हैं, ठहरते हैं, उतना नहीं रुकते। तो इसका क्या इन्फ्लुएंस होता है हमारे बर्थ चार्ट पर। मान लीजिए कि सपोज कीजिए आपके 5th हाउस के लॉर्ड बनेंगे, जुपिटर बनेंगे। ये 9 नंबर की राशि लिखिए, आप क्या 9 नंबर की राशि लिखिए यहाँ पर। तो जुपिटर आपकी क्या स्लो मूविंग प्लैनेट है। अब ये मान लीजिए आपके लाभ भाव में आके बैठ जाए, सपोज कीजिए ये आपके बर्थ चार्ट में लाभ भाव में आके बैठ जाए, 11वें भाव में बैठ जाए। जुपिटर क्या है, स्लो मूविंग प्लैनेट है, पर चूंकि 5th लॉर्ड भी है वो, चूंकि वो 5th लॉर्ड भी है, अष्टम का स्वामी भी है, पर 5th लॉर्ड भी है, तो 11वें भाव में बैठा है वो। तो जनरली हर एक प्लैनेट 11th हाउस में अच्छा ही परफॉर्म करता है, 11 भाव उपाच्य स्थान है। तो जुपिटर यहाँ बैठे हैं, तो अब वेल्थ जनरेट तो होगी आपके विजडम के थ्रू, बट उसमें लगेगा आपको समय। समय क्यों, ज़्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट। समय से मतलब मेरा है कि मान लीजिए यहाँ कोई फास्ट मूविंग प्लैनेट होता, बहुत सुंदर स्थिति में, जो हमने कॉम्बिनेशन की बात करी, अगर उनमें से ऐसा कुछ होता, तो जहाँ आप वेल्थ 5 साल में जनरेट कर पाते हैं उसकी हेल्प से, अब अगर जुपिटर यहाँ है तो आपको होता है
7 साल लगे, हो सकता है 6 साल लगे, मतलब कुछ एक्स्ट्रा टाइम आपको यहाँ देना पड़ेगा। दीज आर द रोल ऑफ स्लो एंड फास्ट मूविंग प्लैनेट। और चूंकि आपके चार्ट में जो हमने कॉम्बिनेशन की बात करी, चाहे वो 9th हाउस के लॉर्ड हो, चाहे सेकंड के, चाहे 11th के, वो सभी के सभी आपके फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो ये भी दिखाता है कि सिंह लग्न में वेल्थ एक्यूमुलेशन या वेल्थ जनरेशन ईजी है। वही कंपेयर किया जाए कुंभ लग्न के बारे में, उसके कंपेरिजन में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बारे में भी बाद में। थर्ड कैटेगरी हमने बात करी रेट्रोग्रेड प्लैनेट, वक्री ग्रह के बारे में। वक्री ग्रह से मान लीजिए यही जुपिटर ही बैठे और मान लीजिए उस पर स्टार बना हुआ है, आपने आपका चार्ट निकाला, लग्न कुंडली निकाली आपने, और किसी ग्रह पे मान लो स्टार बना हुआ लिखा हुआ, तो वो ग्रह वक्री ग्रह आपके चार्ट में। वक्री ग्रह का मतलब क्या होता है, ये आपके कुछ पास्ट लाइफ के बैगेज को इस जन्म में आपके साथ लेकर आया है, जिन्हें हमें यहाँ पे करना है। मतलब कि वक्री ग्रह हमें कुछ इस प्रकार का बनाता है कि हम जिस भी चीज में इन्वॉल्व हैं उसमें बहुत इन डेप्थ चले जाते हैं, या हम परफेक्शन को चेज करने की कोशिश करते हैं, या हम कुछ इस स्थिति में है कि हम चाहते हैं कि हम कोई भी काम करें वो बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छा हो। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा हो। डेफिनेटली आप वहाँ ज़्यादा समय देते हैं तो उसकी वजह से चीज़ें डिले हो जाती है। इट मीन्स कि मान लीजिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, मान लीजिए जुपिटर या वक्री नहीं होता और आप कोई एक्स अमाउंट ऑफ वेल्थ है वो 5 साल में जनरेट कर रहे हैं, तो अब वही जो एक्स अमाउंट ऑफ वेल्थ है, जब जुपिटर वक्री है आपके चार्ट में, तब आप उसको जनरेट करने में आपको लगेंगे 6 साल, 7 साल, 8 साल। मीन्स आपको वहाँ कुछ एक्स्ट्रा समय लगेगा। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ वर्ड रेट्रोग्रेड वक्री प्लैनेट इन अ बर्थ चार्ट, जो कुछ ना कुछ कार्य में बैगेज हमारे साथ इस जन्म में लेकर आया है। ये पॉइंट क्लियर आपको? तो ये स्लो मूविंग प्लैनेट, फास्ट मूविंग प्लैनेट और क्या सिग्निफिकेशन है वक्री ग्रह की। आई होप ये पॉइंट क्लियर आपको। तो आप जरूर चार्ट में चेक करें कोई ग्रह वक्री तो नहीं है। कोई ग्रह वक्री है, जिस भी भाव में बैठा है उस भाव के रिगार्डिंग आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा एनर्जी आपको लगानी ही लगानी पड़ेगी, आप उससे भाग नहीं सकते। यहाँ तक की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइमिंग ऑफ इवेंट के बारे में। मान लीजिए हमारे चार्ट में जो भी हमने बात करी है, इस प्रकार के अगर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन हमारे बर्थ चार्ट में बन रहे हैं, और अब हम फिर भी हमें लगता है कि नहीं वो फल नहीं मिल रहा हमें, तो हमें कुछ चीज़ें देखनी होंगी। उसमें आता है टाइमिंग ऑफ इवेंट के बारे में पता होना चाहिए, कब जाके हमें फल मिलेगा या कब वो चीज़ एक्टिवेट होगी। देखो, इसको हम दो तरह से ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं। एक तो ये कि आप देखें अंतर्दशा, और एक आप देखें ट्रांजिट। मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू थिंग्स। उससे पहले आप एक और चीज जाकर देखिए, आपके D9 चार्ट में भी अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा 9 मार्च में। पहले हम बात करते हैं अंतर्दशा की। एक्चुअली मैं महादशा की बात इसलिए नहीं कर रहा, कारण यह है कि जरूरी नहीं कि हर किसी के जीवन में कि हर एक ग्रह की महादशा आए, बट हाँ ये जरूर होता है कि लगभग सभी कुंडलियों में हम देख पाते हैं कि अंतर्दशा जरूर आती है इस पर्टिकुलर ग्रह की। तो आपके चार्ट में जब भी मरकरी हो गया, भाग्य भाव का स्वामी मंगलदेव हो गया, या हम लोग कहें कि लग्न लॉर्ड अगर सुंदर स्थिति में है, तो या जो हमने कॉम्बिनेशन बताई है, जो भी प्लैनेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो हमारे जीवन में अगर उनकी अंतर्दशा आती है तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई देखी जाती है। तो ऐसा डायरेक्टली हम लिंक नहीं कर सकते चीज़ों को कि भाई उसकी अंतर्दशा आई और आपको जीवन में पैसों का एक पहाड़ खड़ा हो गया, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए आप पहले 4 इंटरव्यू देने गए और एक ही क्लियर हुआ आपका, सपोज कीजिए। तो अब जब उस पर्टिकुलर ग्रह की अंतर्दशा आती है, इवन ट्रांजिट भी, गोचर भी आता है उसका अगर, तो आप देखेंगे कि अब आपके पास इंटरव्यू देने के मौके 4 से उसका 6 हो गए हो सकता है इस बार आप 1 की जगह 2 या 3 इंटरव्यू क्लियर कर लें। दैट सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी इज देयर। आपके सराउंडिंग में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी जरूर बढ़ती हुई देखी जाती है उस पर्टिकुलर ग्रह की दशा, अंतर्दशा या फिर गोचर में। गोचर आप लोग जानते होंगे आई होप, बट फिर भी आपको मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ। मान लीजिए कि आपके, सपोज कीजिए कि आपके बर्थ चार्ट में जो, तो जुपिटर का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जुपिटर की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर 5th हाउस में बैठे थे, सपोज कीजिए। अब मान लो आप उस लाइफ को उस एज में हैं जब आप करियर ढूंढ रहे हैं, करियर में स्टेबिलिटी की तलाश में है, उस समय आप देखते हैं कि जुपिटर अगर
ट्रांजिट होकर वापस इसी भाव में आ जाए, वापस इसी भाव में आ जाए, जिसमें लगभग 12 साल लगते हैं। जुपिटर, मैंने कहा ना जुपिटर एक राशि में 1 साल लगता है, 1 साल रुकता है। जब ट्रांजिट होकर आप इसी भाव में आएंगे वो, देन यू फील मोर अपॉर्चुनिटीज। इसलिए 2 चीजें हैं, अंतर्दशा तो आती है हमेशा, कई बार ट्रांजिट भी आता है, कई बार उसका दोनों साथ में आ जाए तो आपको चीजें ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिलेगी ही मिलेगी। मैं बताते हैं, मैंने जुपिटर का सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, बाकी ध्यान रखें हम जो बात कर रहे हैं वेल्थ कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारा फोकस 9th, 2nd और ज्यादा हमारा 11th हाउस पे ही रहना चाहिए। नवम भाव, द्वितीय भाव और 11वें भाव पे रहना चाहिए हमारा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, कई बार हमें लगता है कि जीवन में 9th लॉर्ड की दशा तो आ गई है, भाग्य भाव के स्वामी की दशा तो आ गई, बट फिर भी फल नहीं मिल रहा है। इवन अंतदशा भी है, ट्रांजिट भी, तब भी रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा। तो उसका रीजन क्या है? एक्चुअली ये आपका एक फिक्स्ड साइन है, स्थिर राशि कहते हैं हम लोग। बेसिकली हमें 4 बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हमने। तो जो हमारा 2, 5, 8, 11 ये जो राशियां हैं, ये आपके स्थिर लग्न, स्थिर राशियों को दिखाती है। तो स्थिर राशियों में जो नवम भाव का स्वामी होता है, नवम भाव आपका यहाँ पे ये स्वामी कौन? आपके मंगल देव। नवम भाव का जो स्वामी होता है वो बाधक ग्रह बनता है, वो आपका बाधक ग्रह बनता है। तो आपकी कुंडली में जो मंगल देव वो बाधक ग्रह है। इसके बारे में आप देखेंगे तो कालिदास जी ने एक पुस्तक लिखी है कालामृत करके, उसमें बहुत डिटेल में समझाया है, या बहुत अच्छे शब्दों में समझाया है अबाउट द बाधक प्लैनेट। तो इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? क्योंकि ये भाग्य भाव भी है, साथ में बाधक भी। इसका मतलब कैसा? मतलब ये है कि हमारी लाइफ में सिचुएशन ऐसी होती है कि जहां किसी और को कोई चीज एक एफर्ट में मिल जाती है, हमें वहां 2 एफर्ट लगाने पड़ते हैं। हमारा भाग्य साथ देता है, बट थोड़ा ऑब्स्टिकल के बाद साथ देता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ बाधक प्लैनेट। बाधक का मतलब ये नहीं है कि जीवन में कुछ नहीं होगा, नहीं है, क्योंकि आपको कुछ चीज समझनी होगी एस्ट्रोलॉजी में। ये भी चीज है कि वो किस भाव का स्वामी है, वो भी तो इंपॉर्टेंट चीज है। भाग्य भाव डेफिनेटली एक सुंदर भाव है हमारे बर्थ चार्ट में। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा, बट आप समझिए भाग्य भाव बहुत सुंदर भाव है, तो उसका अपना रोल है बर्थ चार्ट में। बट चूंकि वो एक बाधक ग्रह को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका अपना रोल है। तो आपको 2 एफर्ट के बाद, 3 एफर्ट के बाद चीज़ें लाइफ में मिलती हुई देखी जाएगी। तो इसी का आप ध्यान रखें जरूर। तो ये हमने बात करी स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स की। 5th द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, कि लग्न और आपका कार्मिक एक्सिस। देखिए क्या मतलब है, पहले हम बात करते हैं लग्न को लेकर। समझिए कि हमारे लाइफ में मान लीजिए कोई भी जो हमने ऊपर जो हमने कॉम्बिनेशन डिस्कस किए, मान लीजिए ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन हमारे बर्थ चार्ट में नहीं है, परंतु हमारा जो लग्न है वो बहुत सुंदर स्थिति में है। मतलब कि मान लीजिए आपके लग्न के स्वामी पहले भाव में ही है, या मान लीजिए कि 9th हाउस में आके उच्च के हो गए। सूर्यदेव जो है वो इस राशि में आके उच्च के होते हैं, मेष राशि में। तो अगर सूर्यदेव की पोजीशन चार्ट में बहुत सुंदर स्थिति में है, लग्न आपका बहुत स्ट्रांग है, तो जो भी आपको लाइफ में बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड है, बेसिक एमिनिटीज जो रिक्वायर्ड है, बेसिक सुख सुविधाएं जो हमें चाहिए, वो आपको लाइफ में डेफिनेटली मिलती हुई देखी जाती है। वो अलग चीज़ है कि वो चीज़ें किस समय एक्टिवेट होगी, किस समय वो चीज़ें एग्जीक्यूट होगी, उसके लिए हमें पूरा चार्ट देखना पड़ता है। बट ठीक है, ज़रूर डेफिनेटली आपको लाइफ में जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी सारी फुलफिल होती हुई देखी जाती है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द कार्मिक एक्सेस। कार्मिक एक्सेस क्या होता है? जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, प्लेसमेंट ऑफ राहु एंड केतु। आपके चार्ट पे राहु और केतु जिस भी एक्सेस में बैठेंगे वो आपका कार्मिक एक्सेस कहलाता है। जैसे मान लीजिए राहु आपका पहले भाव में है, केतु आपके 11वें भाव में है, सॉरी मैं पहले भाव में, केतु आपके 7th भाव में। जहां राहु बैठेगा ठीक उसके सामने केतु बैठेगा, तो आपकी लाइफ का ज्यादा फोकस जो है ना वो 1st और 7th हाउस पर रहेगा। ज्यादा एनर्जी आपकी वहां जाएगी, आप ऐसा कह लीजिए। पहले भाव में राहु है तो वो बताएगा कि आप काफी हद तक आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी क्वालिटीज देगा। राहु केतु डिफरेंट हाउसेस में कहाँ कहाँ बैठे हैं, इस पर मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें जाके जरूर देखें, तो आपको बहुत क्लियर आइडिया मिलेगा कि राहु केतु का प्लेसमेंट हमारे चार्ट में बहुत चीज़ों को एम्पलीफाई करता है, बहुत चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करता है। तो राहु केतु एक्सेस ये होगा कि इसे हम लोग कार्मिक एक्सेस बोलते हैं, बिकॉज राहु का जहाँ भी प्लेसमेंट होता है वो हमारे पास्ट लाइफ की, पिछले जन्मों की जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई उसे वो रिप्रेजेंट करता है।
तो राहु जहाँ भी बैठेंगे हमारा ड्राइविंग फोर्स काफ़ी हद तक वहाँ रहेगा। तो राहु केतु एक्सिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर आपके बर्थ चार्ट में राहु केतु का प्लेसमेंट कैसा हो कि वो बहुत सुंदर स्थिति में कहलाए। यदि मान लीजिए आपके बर्थ चार्ट में राहु 11th हाउस में एंड केतु 5th हाउस में, एक तो ये। सेकंड, आपके चार्ट में राहु 2nd हाउस, केतु 8th हाउस, राहु 2nd, केतु 8th हाउस। और एक तीसरा आपका कि राहु इज इन 10th हाउस, केतु इज इन 8th हाउस। इसे ध्यान रखिए केतु जहाँ बैठता है वहां से कुछ ना कुछ हमें डिससेटिस्फेक्शन जरूर होता है। और चूंकि मैं इस बार सिर्फ और सिर्फ वेल्थ की बात कर रहा हूँ, तो मान लीजिए ऊपर ही कॉम्बिनेशन बन रहे हैं और अगर राहु केतु भी सपोर्ट कर रहा है, मतलब राहु अगर दूसरे भाव में है, 11वें भाव में है या दशम भाव में है, तो डेफिनेटली जो आपको चीजें सपोर्ट कर रही है पहले से उसको ये और एम्पलीफाई कर देगा। मतलब कि मान लीजिए कि आपके चार्ट में पहले से कॉम्बिनेशन था कि हम एक्स वेल्थ जनरेट करेंगे, एक एक्स अमाउंट जनरेट करेंगे। अब राहु केतु की वजह से या इस एक्सेस की वजह से, कार्मिक एक्सेस की वजह से आप इस जन्म में 2x 3x वेल्थ भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बिकॉज राहु अगर बहुत सुंदर स्थिति में है, बहुत सुंदर राशि में, जो मैंने बताया आपको ऐसा प्लेसमेंट है, तो डेफिनेटली आप देखेंगे लाइफ में कि बहुत अच्छा खासा वेल्थ जनरेट करने में राहु आपकी हेल्प करता है। बिकॉज राहु हमारी हंगर है, हमारा फ्यूचरिस्टिक एटीट्यूड है। सो राहु इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर चार्ट। किसी चीज़ को पाने के लिए ड्राइविंग फोर्स राहु का बहुत बहुत ज़्यादा होता है, खासकर मटेरियलिज्म, पैसा, मनी, इसके लिए राहु बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। तो ये हमने बात करी आज, जहाँ हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन हमारे बर्थ चार्ट में सिंह लग्न को लेकर जिससे हम लोग खुद से बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको ज़रा ही पसंद आया हो, थोड़ा भी मीनिंगफुल लगा हो, तो काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और साथ में अगर आप सच में लगा कि नहीं, मुझे इस वीडियो को देखने के बाद मुझे किसी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन की आवश्यकता नहीं है, खासकर फाइनेंस को लेकर, तो आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।